माय डियर, कैसे हैं आप सब? आप सबका RS क्लास में स्वागत है। ठीक है, आज जो हम लोग जो बताने जा रहे हैं वो चैप्टर नंबर 2 से है, हिस्ट्री क्लास 10। ठीक है, इसमें मैंने 3 प्रश्न उठाया। इन तीनों प्रश्न को मैं बारी बारी से आपको समझाने जाता हूं, जिसमें सबसे पहला प्रश्न क्या दिया हुआ, सरबराह वर्ग। उसके बाद जो है वहां पर दूसरा जो प्रश्न दिया हुआ है, क्रांति से पूर्व रूसी के किसानों की स्थिति कैसे थी। और तीसरा प्रश्न जो दिया हुआ है, रूसी क्रांति के किन्हीं 2 कारणों का वर्णन करें। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले बारी बारी से समझते हैं। तो देखो, सरबराह वर्ग के बारे में समझो। सरबराह वर्ग जो है, अगर देखा जाए तो सरबराह वर्ग में अगर देखा जाए तो सबसे पहले शायद मैं भी ये बात को कंफर्म कर बता रहा हूं, ये बात मैं बता रहा हूं कि सरबराह वर्ग जो वह नाम जो आया होगा, ये पहले रूस में ही आया होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले रूस के लोगों के बारे में जानते हैं कि ये वर्ड आया कैसे है और क्यों आया है। तो देखो, सरबराह वर्ग किसे कहते हैं? वर्ग का मतलब होता है एक कोटि, एक जाति, लोगों का जाति के बारे में। तो वह क्या कहता है, समाज का वैसा वर्ग जिसमें किसान, यानी कहता है कि समाज का वैसा वर्ग जिसमें किसान, मजदूर, आम गरीब आदमी को लोगों, यानी कि लोग शामिल हो, वह क्या कहलाता है? सरबराह वर्ग के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, आपसे कोई पूछेगा कि सरबराह वर्ग में कौन कौन आता है, तो आप बताएंगे किसान, मजदूर और आम गरीब लोग। ठीक है, जिसको हम लोग मध्यम वर्ग के लोग भी कहते हैं। ठीक है, अब आगे ये सवाल उठता है बच्चों, मैंने इससे पहले एक प्रश्न दिया था। ठीक है, उस प्रश्न में मैंने कार्ल मार्क्स के जीवनी के सिद्धांत पर जो मैंने बात लिखा था, तो वहां पर जो है, जो कार्ल मार्क्स की जो विवाह हुई थी ना, तो मैंने वहां गलती से हेनी लिख दिया। ठीक है, जबकि उसका नाम हेनी नहीं, जेनी नाम था। ठीक है, तो मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ बच्चों। उसमें आप लोग जो जहां पर आप हेनी पढ़े हैं लिखे हुए, आप वहां पर जेनी लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो कहता है कि प्रश्न संख्या 2 में कि क्रांति से पूर्व रूस की किसानों की स्थिति कैसी थी। यानी कहने का अर्थ क्या है कि जब रूस में क्रांति नहीं हुई थी, तो वहां के लोगों का हालात कैसा था, वहां की स्थिति कैसी थी, यही बात पूछ रहा है। वहां के लोगों की हालात और उसकी स्थिति के बारे में पूछ रहा है। तो कैसी स्थिति थी, ये बात जानने के लिए, ठीक है, पूछ रहा है कि वहां की हालात कैसी है। यानी आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि क्रांति से पूर्व रूसी, यानी क्रांति से पहले रूसी लोगों का हालात कैसा था। सवाल आपसे यही कर रहा है कि उसके हालात कैसा था। तो चलिए उसके हालात के बारे में एक नजर अच्छे से देखते हैं और फिर समझने का प्रयास करते हैं और फिर आप लोगों को समझाने का भी प्रयास करते हैं। ठीक है, तो चलिए, रूस में जनसंख्या का आधा भाग, देखो रूस में जो जनसंख्या है ना, वो जनसंख्या का आधा भाग जो है ना, वो कृषि पे निर्भर था। यानी वहां के आधा भाग जो है किस पे था, वो निर्भर कृषि पे निर्भर था। और कृषि पे निर्भर रहने वाला लोग, अब आप समझ सकते हो, क्या वो अपने लिए कोई अच्छा विचार विमर्श या अच्छा कोई काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इसीलिए कि उसके पास शिक्षा की कमी है। शिक्षा की कमी होने की ही वजह से तो उसने किसान बना और कृषि करने लगा। लेकिन कृषि करने वाले लोगों को जार अलेक्जेंडर द्वितीय उसका फायदा उठाता था। वो जानता था कि अगर किसानों का अगर हमको फायदा उठाना है, तो हमें जमींदारों, बड़े पैसे वाले लोगों को उनकी जमीनों के ऊपर कर लगवा देनी होगी। कर का वर्ड मतलब क्या निकलता है? कर वर्ड शब्द से ये मतलब निकलता है कि कहने का मतलब क्या है कि उसके ऊपर इतनी बोझ लाद दो और उसको इतने कर्जे में डाल दो कि वो कर्ज चुकाते चुकाते जब तंग आ जाए तो वो अपनी जमीन हमारे नाम पे करने पे विवश हो जाए, यानी मजबूर हो जाए। यही उसका
राजनीतिक और रणनीति था। किसका? तो जार अलेक्जेंडर द्वितीय। तो आइए सबसे पहले हम लोग उसके बारे में जानते हैं। तो कहता है कि रूस की जनसंख्या, ध्यान से देखिए, जनसंख्या आधा, यानी आधा जनसंख्या कृषि पर निर्भर है, यानी डिपेंड था। रूस का आधा जनसंख्या जो ना वो कृषि पर ही, यानी खेती गृहस्थियों पे ही डिपेंड था। उसके पास कोई दूसरा चारा नहीं था। मैं तो पहले ही बोला आपको, अगर वो शिक्षित होते तो उसके साथ ये हाल ना होता। शिक्षित ना होने की वजह से ही उसके ऊपर ऐसी हालात पैदा हो गई। ठीक है, अब आगे की एक और बात सुनो। और जब यकीनन मानो कि जब अगर आधा भाग से भी ज्यादा लोग अगर खेती गृहस्थी में लगी हुई थी, कृषि में लगी हुई थी, तो यकीनन मानो वहां हालात कैसा हो सकता है और वहां की हालात कैसी हो सकती है। एकदम इस बात से निश्चित हो जाओ कि वहां की हालात बहुत ही खराब। ठीक है, अब आगे की एक बात और सुनो। तो कहता है जिसका स्थिति क्या था, बहुत ही खराब हो गया था। और कहता है कि 1861 ईस्वी में जार अलेक्जेंडर द्वितीय के द्वारा कृषि दास्तां समाप्त कर दी गई थी। कहने का अर्थ है कि किसान को बेवकूफ बना रहा था। कौन? जार अलेक्जेंडर किसानों को बेवकूफ बनाता था। कहता था कि नहीं, तुम लोगों के बारे में हम जो कृषि का जो तुम लोग जो दास्तां और जो तुम लोगों के ऊपर कर बोझ मुसीबत था ना, उसको हम खत्म कर दिया। ये तो इनका मानना था। किसका? ये जार अलेक्जेंडर द्वितीय का मानना था। वो कह रहा था किसानों को, रूसी किसानों को कहता था, रूस के किसानों को। लेकिन रूस के किसान को कहीं ना कहीं एक बात समझ में आ गया था कि हम लोगों के साथ जार कुछ गलत कर रहा है। जार के बनाए हुए कानून और नियम पसंद नहीं आ रहा है। ये बोलता कुछ और है, करता कुछ और है। और जो करना चाहिए हमारे हित के लिए, वो तो हमारे हित के लिए काम कर ही नहीं रहा है। ये जो भी काम कर रहा है वो अपने हित के लिए कर रहा है, हम लोगों के लिए तो कुछ नहीं कर रहा है। यही बात किसानों को थोड़ा समझ में आने लगा। तो जब समझ में आने लगा तब तो स्थिति बहुत खराब हो गई थी। और साथ ही साथ उसके जमीन भी कम पड़ गए थे। उनके जमीन छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ गए थे, छोटे होते चले गए। कहता है कि बोले दास्तां समाप्त कर दी थी। अरे दास्तां समाप्त कर दी थी तो लोगों को तो खुश होना चाहिए ना, रूस के किसानों को तो खुश होना चाहिए। लेकिन रूस के किसान तो खुश नहीं थे, नाखुश थे। नाखुश होने का क्या मतलब है? या तो आप उनके हित के लिए काम ही नहीं किए, या जो दास्तां आप समाप्त किए वो समाप्त किए ही नहीं थे, सिर्फ दिखावे का था। सच तो कुछ और था। ठीक है, लेकिन कहता है लेकिन इससे किसानों की स्थिति में कोई भी सुधार नहीं हुआ। उसकी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। जो कहा कि हमने तुम्हारे दास्तां जो है, यानी तुम्हारे जो हम दास्तां जो हम जो है हटा दिया है, वो अब तुम पर ऐसा नहीं होगा, वो सभी गलत था। क्योंकि रूस के किसानों को एक बात समझ में आ गया कि ये कानून जो बनाया तो जरूर है, ये कहा कि दास्तां यानी हम लोग का जो गुलामी और बोझ और जंजीरों से जो करा हुआ था, जो कर लगा के रखा था, वो बोला कि सब हटा दिया गया। ऐसा कुछ नहीं हटाया था। हम लोग दास बन के थे, गुलाम बन के थे, अब भी गुलाम बन करके ही हो। फर्क इतना है कि लोगों के सामने दिखा रहा है कि तुम गुलाम नहीं हो, लेकिन अंदरूनी तरीके से हम लोग उसके अब भी गुलाम ही हो। ये बात रूस के किसान जान चुके हैं। अब बात यहां आती है किसानों की। अब देखो यहां सोचने वाली बात है कि किसानों, देखो एक दो किसान की बात होता है तो कोई माना भी जाता था। कहता है किसानों की खेत जो है ना, यानी खेत क्या हो गया, छोटे छोटे होने लगे। उसके किसानों की खेत जो है छोटे छोटे होते चले गए। तो खेत कैसे छोटे होते गए? इसका मतलब क्या हुआ? इससे मतलब साफ जाहिर है कि जार अलेक्जेंडर द्वितीय इन किसानों के बीच में भी बड़े जमींदार लोग भी होते थे।
इन किसानों, इन गरीब किसानों के बीच में बड़े जमींदार होते थे और छोटे किसान के पास जमीनों के टुकड़े कम होते थे, तो बड़े किसान यानी बड़े जमींदार छोटे किसानों पे अपना कब्जा जमा लेते थे। और इसको कब्जा जमाने में मदद कौन करता था? तो जाहिर है वहां के राजा यानी जार अलेक्जेंडर द्वितीय, ये उन लोगों को क्या करते थे? मदद करते थे, अंदरूनी तरीके से उसको सहारा देते थे। और वहां के जमींदार उन छोटे किसानों पे जुल्म और अत्याचार करते थे। अब जैसे मान लो एग्जाम्पल तौर पे किसी का खेत का जमीन ऐसा है, ठीक है, अब ये हिस्सा छोटा सा पतला है और वहीं एक जमींदार का जमीन जो है इसी जगह पे बड़ा सा जमीन है उसका, यानी ये इसका पूरा हिस्सा है। तो अब वो क्या कहता है, वो क्या क्या चालाकी से ये हिस्सा को यहाँ से काट लेता है। जब ये हिस्सा काट लिया तो अब ये हिस्सा किसके साथ? अब ये हिस्सा इसके साथ ऐसे जुड़ गया, तो ये बेचारे का जमीन क्या हो गया? जो किसान थे, मजदूर थे, जो छोटे किसान थे, उनकी तो जमीन कम पड़ गई ना। जब उनकी जमीन कम पड़ गई तो बड़े जमींदार क्या किए? अब उनपे हुकूमत चलाने लगा। अब जब वो उनके अधीन हो गए, फिर उसके ऊपर धीरे धीरे क्या क्या बर्बरता पूर्वक किया। अब इनको बोला कि तुम अपना खेती करना चाहते हो तो ऐसा करो, तुम कुछ हमसे कर्ज लो। और ये सब सिखाता कौन था? जार अलेक्जेंडर। जार अलेक्जेंडर द्वितीय ये बड़े होशियार निकले। ये राजा होकर के लोगों के सामने सोचता था कि हम रूस के किसानों का दिल जीत लिए, लेकिन रूस के किसान समझ चुके थे, लेकिन बेबस था। ये बहुत ही मजबूर और बेबस था। ये इसलिए मजबूर था ना कि इसके पास सबसे पहले पर तो पैसे नहीं थे, और ये जार अलेक्जेंडर के अंदर ये दबे हुए थे, क्योंकि इसके ऊपर बहुत कर्ज था, बहुत मुसीबतों से घिरा हुआ था ये, ठीक है। तो वही कहता है कि, तो उसे कहा कि परंपरागत से, जो कहता है कि किसान जो अपनी परंपरागत से जो खेती करना चाह रहा था, वो परंपरागत से खेती नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उनके पास जैसी खेती होना चाहिए। अब खेती करने के लिए उतनी बड़ी जगह होनी चाहिए ना, लेकिन या तो किसान की जगह तो छोटे होते चले गए, बड़े जमींदार ने छोटे किसानों पे हमला कर दिया है, तो अब छोटे किसान क्या करेगा? उतनी में खेती कर रहा है, अब उतने में उसकी सब चीज तो जरूरत के पूरा नहीं हो सकता ना, उनकी सारी जरूरत उसका नहीं पूरा हो सकता ना इतने छोटे जमीन पे। उनमें परिवार के लोग हैं, उनकी जरूरत है, उनका काम धंधा है, उनका रोजगार है, उनके कपड़े पहनाव वनाव है, रहन सहन है, हर चीज का उसको देखभाल करके चलना पड़ना पड़ता है। ऐसे हालात में इतने छोटे से जमीन के टुकड़ों में उनका कहां से गुजर बसर होगा? ऐसे हालात में लोग वो क्या करते थे? कर्ज लेते थे। और कर्ज किससे लेना पड़ता था? तो राजा से लेना पड़ता है। राजा बड़े होशियार थे, और राजा डायरेक्टली ऑन द स्पॉट में नहीं आता था। राजा स्पॉट में कभी सामने नहीं आया। राजा दूसरे के जरिए से कर्ज लेने के लिए मजबूर करता था। किसको? रूस के किसानों को। और रूस के किसान बेचारे सीधे सपाटे होते थे, वो समझ नहीं पाते थे कि ये जो कर्ज ले रहे तुम किससे ले रहे। लेकिन ये बात जो है जार अलेक्जेंडर द्वितीय को मालूम था कि हम इसको मजबूर कर देंगे, और इनको इतने मजबूर कर देंगे कि ये मेरा दास बनने पे भी ये गुलाम बन ही जाएगा, और हम फिर अपना मनमना चाह ढंग से अपनी जिंदगी काटते रहेंगे, फिर मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। ठीक है, अब आगे की बात समझो। लेकिन उसको परंपरा ढंग से यानी परंपरागत ढंग से जो खेती करना चाह रहा था, वो परंपरागत खेती कृषि करना उसके लिए क्या हो गया? मुश्किल हो गया। वो जैसा खेती करना चाहता था वैसा मुश्किल नहीं था। अब क्या सवाल मुश्किल क्या हो गया ना, अब जमींदार कहता है कि तुम इस खेत में ये खेती नहीं कर सकते हो, तुमको इसमें ये खेती करना होगा। अब एग्जाम्पल तौर पे मान लो कि जैसे हम लोग का बिहार में एक 3 कठिया प्रणाली चली थी। तो बिहार में 3 कठिया प्रणाली क्या मतलब क्या हुआ था? कहा था कि 3 हिस्से, खेत का 3/3, अगर 4 भाग है तो 3/3 में यानी 3 हिस्से में नील की खेती करो और 1 हिस्से में जाकर के अपनी मनपसंद की फसल। अब बताओ भाई, 3 हिस्से में जब नील की खेती हो जाएगी, 1 हिस्से में अगर कोई अनाज की खेती होगा, तो उससे क्या उसका पेट भरेगा उस किसान का? वो कैसे अपने कर्ज जो हम दूर कर पाएगा? क्या वो अपना कर्ज माफ कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। क्या वो अपनी दैनिक स्थिति को सुधार पाएगा? नहीं सुधार पाएगा। हालात उसकी दिन ब दिन बिगड़ता चला जाएगा। ठीक है, ठीक वैसे ही वहां रूस के अंदर भी वैसे ही उसी तरह के ऊपर कर और मुसीबत लागू कर दिया। कहा कि नहीं, तुमको ये काम करना ही पड़ेगा, तुम्हें खेती इस तरह के करना होगा। अब कह दिया कि तुम तंबाकू खेती करो, तुम उसको बोल दिया तुम इस तरह की खेती करो। अब जो उनके लिए लाभदायक नहीं था वो उन्हीं खेती को उससे करवाते थे, क्योंकि वो खेती करवा करके वो बाहर देश में सप्लाई करते थे, वो दूसरे कंट्री को सप्लाई करता था, दूसरे देश को देता था। लेकिन इससे तो दुख होता था किसको? रूस के किसानों को, क्योंकि रूस के किसान ना तकलीफ में थे। जार अलेक्जेंडर द्वितीय तो नहीं था, जार के लोग, जार के सेना, जार के महल के रहने वाले या जार के सगे संबंधी वो तो परेशानी में नहीं थे। परेशान कौन थे? किसान थे ना।
फिर क्या कहा, सबसे पहली बात मैंने क्या बोला कि जिसके पास पूंजी की कमी होगा वो तकलीफ में रहेगा। एक तो पूंजी की अभाव सबसे पहली बात, और करों का बोझ, करों का मतलब कर्ज इतने हो गए कि बेचारे किसान तड़पने लग गए। कुछ किसान तो आत्महत्या करने लग गए। क्या करेगा भाई, जमीन नहीं है, हालात नहीं है, पूंजी नहीं है, उसकी इस फाइनेंशियल स्थिति सही नहीं है उसका, तो वो हालात कैसा रहेगा उसका, वो सुसाइड तो करेगा ही ना। सब लोग जो जितने किसान नहीं पाते थे, कर्ज नहीं चुका पाए तो क्या किया, अपना जान दे दिया, सुसाइड कर गया। लेकिन कुछ किसान हिम्मत करके, तो सुन लिए, दबा हुआ था। जाहिर है जब कर्ज ज्यादा रहेगा तो इंसान क्या दबे हुए रहेगा ना, वो बोल क्या सकता है। ऐसी हालात में किसानों को क्रांति के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं था। कहा कि अब क्रांति करना ही पड़ेगा। अगर क्रांति नहीं किया ना तो रूस का किसान, हम लोग जो है ना, सबके सब मर जाओगे। और यहां पर सिर्फ वही लोग बचेगा जो जारशाही के अंदर आता है, जो जार के लोग हैं, जो राजा है, वही सिर्फ खुश रह पाएगा, बाकी किसान सारे मर जाओगे। ऐसे हालात में हम लोगों को क्रांति करना जरूरी है, इसीलिए सारे लोगों ने मिलकर के क्रांति करने लगे। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। रूसी क्रांति के किन्हीं दो कारणों को लिखे। अगर क्रांति हुई तो उसके दो कारण का था, दो कारण बताइए, कौन सा कारण था? कुछ तो बात हुआ होगा ना। पहले तो हम लोग रूस की क्रांति के पूर्व की स्थिति पहले पढ़े, अब उसके क्या बोलता है, उसके कारण जो हुआ, क्रांति जो हुआ था, तो हुआ किस वजह से क्रांति। तो चलिए थोड़ा सा उसका क्रांतियों के बारे में जान जाते हैं, ठीक है। तो कहता है कि जार की निरंकुशता एवं अयोग्य शासन। जार का जो कानून जो था ना, बड़ा विचित्र कानून था। क्या मतलब कि जार के द्वारा बनाया गया कानून और उनके द्वारा बनाए गए नियम रूस के किसानों के लिए तो बहुत मुश्किल था। इतने टफ कानून और इतने हार्ड रूल में वहां के किसानों का जिंदगी जीना, और वहां के किसानों के हालात इतनी दयनीय कर दिया कि वो सुसाइड तक करने की नौबत करवा दिया, उसको मरने तक की नौबत आ गई। भूख की हालात बढ़ गई, जो मैंने आपको अक्टूबर क्रांति के बारे में इससे पीछे बताया था पिछले वीडियो में, ठीक है। तो कहने का मतलब हालात इतनी खराब हो गई। तो आइए थोड़ा इसके बारे में हम डिटेल समझाते हैं। तो निरंकुशता का मतलब लोगों को तरपाने वाला कानून, यानी रूस के किसानों को और वहां के लोगों को और वहां के निवासियों के लिए खतरनाक कानून बना दिया, जो कि वहां के लोगों के लिए यह कानून सही नहीं था। वो तो बेचारा ऐसे ही मुसीबत में दबा हुआ था। रूस की हालात तो ऐसे ही खराब था। रूस में आधे से भी ज्यादा आबादी तो किसानों में भी डूबा था, कृषि करने में लगे हुए थे। वो तो शिक्षित भी नहीं थे, और जो लोग थे तो वो लोग उसके ऊपर जुल्म और अत्याचार करते थे। अब ऐसे हालात में वहां के हालात कैसा रहा होगा, आइए थोड़ा सा आगे बढ़ के समझते हैं। जार की निरंकुशता एवं अयोग्य शासन, यानी योग्य लायक नहीं, अयोग्य मतलब उदंड कानून, जिसका कोई मतलब भाषा नहीं, जिसका कोई विचार नहीं, जिसका कोई रूल नहीं, कोई रेगुलेशन नहीं, अपनी मर्जी का कानून बना दिया है। मानना है तो मानो, नहीं तो तुमको ठोक देंगे, सीधा उड़ा देंगे दुनिया से, बस यही कानून का कोई मतलब ही नहीं था उसका। आइए इसके बारे में थोड़ा डिटेल बताते हैं। कहता है कि 1917 ईस्वी में पूर्व मतलब 1917 से पहले, 1917 से पहले की बात कर रहे हैं। रूस के निरंकुश, यानी निरंकुश जारशाही, रूस के अंदर निरंकुश जारशाही का शासन व्यवस्था, ठीक है, शासन व्यवस्था कायम थी। कायम मतलब मौजूद थी। राजतंत्र यानी राजाशाही अपना विशेषाधिकार छोड़ने को तैयार नहीं था। राजा अपना गद्दी छोड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि वो बड़े लालची निकले थे, और इसमें बेचारे किसान मजदूर बर्बाद होते थे, वो पीसे जाते थे, वो मारे जाते थे। जार को कौन सा तकलीफ होता था, वो तो दबा के खाते थे और दबा के अपनी जिंदगी गुजारते थे, और अपनी आजादी की जिंदगी मन मना ढंग से कानून चलाता था, मन मना ढंग से अपने जो है लोगों को चुन चुन करके अपने साथ रखता था। और बेचारे किसान भूखे बदनों से नंगे हालातों में अपनी जिंदगी काटते थे, गरीबों के हालात में करे।
एक एक रोटी एक एक अनाज के लिए तड़पते थे, और इसे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, तो चलिए आइए। विशेषाधिकार छोड़ने के लिए तैयार नहीं था और कहता है जार निकोलस द्वितीय, वही जार निकोलस द्वितीय जिसके बारे में हम लोग बोलते हैं जार अलेक्जेंडर द्वितीय। ठीक है, तो जार निकोलस द्वितीय जिसके शासनकाल में क्रांति हुई, उसने आम लोगों की सुख दुख, यानी जार अलेक्जेंडर द्वितीय में उस वक्त क्रांति हुई नहीं थी, बाद में क्रांति हुई। जब जार निकोलस द्वितीय के शासनकाल में क्रांति हुई, उसमें आम लोगों की सुख दुख का कोई चिंता नहीं था। सही बात है भाई। एक बात बता, तुम्हारा पेट भरा हुआ रहेगा तो तुम दूसरे के बारे में कैसे समझोगे। किसी के पेट में दर्द होता है तो वही ना बता सकेगा जहां मेरा पेट में दर्द है। जिसको कोई बीमारी हुआ हो और वो ठीक हो गया हो, और वही बीमारी किसी और को हुआ, और जो व्यक्ति ठीक हुआ है वो ठीक होने वाला व्यक्ति से पूछो कि वो बीमारी जो इसको हुआ है वो बीमारी तो आपको पहले था, तो आपको कैसा लगा था, तो वो बताएगा कि हमको भी बहुत तकलीफ होता। ठीक वैसे नहीं वहां के किसानों का भी हालात था। अगर गहराई से सोचोगे तो वो लोग एक एक रोटी के लिए मोहताज थे। ठीक है, चलिए आइए। वैसे हम लोग का अपना भारत भी कोई अछूत नहीं था, हमारा भारत कोई अछूत नहीं, हमारा भारत भी इसी मुसीबत में था। जब चलेंगे उस चैप्टर में तब फिर बताएंगे। ठीक है, शासन काल में क्रांति हुई, उसने आम लोगों की सुख दुख से कोई चिंता नहीं था। जार अपना मनमाना जिंदगी जीता था, उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। आइए, मजदूरों की दैनिक स्थिति। रूस में मजदूरों की स्थिति अत्यंत खराब थी। उन्हें काम अधिक करना पड़ता था। सुनो, काम अधिक, मजदूरी कम, काम ज्यादा मजदूरी कम, हालात तो बिगड़ेगा ना। ठीक है, उसकी मजदूरी काफी कम थी, उसके पास कोई राजनीतिक अधिकार नहीं था। अरे किसान बेचारे राजनीति कहां से करेंगे। अगर उसे राजनीति करने की इतनी क्षमता होता तो वो किसान क्यों होते, वो पढ़े लिखे शिक्षित होते ना। बेचारे किसान थे, इसीलिए तो उसका फायदा उठाता था जार निकोलस द्वितीय। ठीक है, अब आगे सुनो। उसके पास कोई राजनीतिक अधिकार नहीं था, जो जार निकोलस द्वितीय के तत्काल व्यवस्था से असंतुष्ट था। कहा कि ये कानून तो बना है, लेकिन इसके कानून से हम लोग खुश नहीं है। कौन? रूस के किसान। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। इस वीडियो में मैंने जो बातें बताया वो आप लोग दोनों, मैंने 3 प्रश्न कहा था, मैंने तीनों प्रश्न को आपको इसी एक वीडियो में बता दिया है। ठीक है, अब आप लोग इस क्वेश्चन को जाकर के एक बार अच्छे से देखो, समझो, परखो, और फिर बैठ करके इसको नोट्स की तरह लिखो, और फिर इसको बार बार रिपीट करो। और याद रखना बच्चों, जो बात लिखे जाते हैं ना वो लिखी ही रह जाता है। लिखी हुई बातें कभी कामयाब नहीं होता है। अगर कामयाब बनना है तो दिमाग से सोचो, दिमागों में बातों को भरना सीखो। और याद रखना, जिस क्वेश्चन में अगर तुम्हें कैसा और क्यों का ये जवाब जब तक नहीं मिलेगा वो तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओ। आगे बढ़ने के लिए तुम्हें मजबूती से अपने दिमाग पे काबू पाओ, अपने नींद पे काबू पाओ, अपने आप पे काबू पाओ, और अपने वक्त की कदर करो। वक्त तुम्हारे कदर करेगा। याद रखना, वक्त है नहीं, वक्त को चलते चलो, वक्त के साथ चलो, वक्त तुम्हारे साथ चलेगा। आज तुम खुश रहना चाहते हो तो वक्त के साथ चलो, वक्त तुम्हें एक दिन खुशियों का रोटी खिलाएगा। आज अगर वक्त के साथ दगाबाजी करोगे तो बहुत मुश्किलों में फंसे रहोगे, एक एक रोटी के लिए भी मोहताज रह जाओगे। छोटी सी बात समझो, एक किसान अपने रोटी के लिए, अपने पेट की भूख के लिए आंदोलन करते थे। अरे आज तुम खुशनसीब हो कि माँ बाप के होटल में रह के खाना खाते हो, तुम्हें कोई आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। बाबू समझदार हो तो समझदारी से रास्ता पकड़ो, क्योंकि समझदार लोगों को इशारा काफी है, और बेसमझदारों को तो इशारा क्या, उनके मुंह में अगर घुस के भी अगर कुछ बात बोल दिया जाए, या उनके मेमोरी में, उसके दिमागों में बात अगर सेटअप कर दिया जाए ना, तब भी वो सुधरने वाला नहीं है। ठीक है, तो नींद से जगो। नींद अच्छी चीज अगर होती तो बड़े बड़े महान लोग महान नहीं बनते। अगर हर कोई नींद के पीछे भागता ना तो आज महान लोगों की कितनी अफसोस की बात है। एक महान लोगों की महानता को देखने के लिए वीडियो में दूसरे की महानता को देखते हो, वीडियो में दूसरे की महानता और दूसरे की कामयाबी देखते हो, और अपनी कामयाबी को नाकामयाबी का मोहर लगाते हो। अच्छा नहीं लगता है दोस्त। अब तो जग जाओ, ये नींद तुम्हारी दुश्मन है, नींद को तोड़ दो।
अगर खुशी चाहते हो तो नींद को तोड़ो, नींद तुम्हारा दुश्मन है। एक बार नींद को तोड़ के तो देखो, जीत तुम्हारी हो। ठीक है, तो चलिए। हाँ, तो आप लोग मेरे वीडियो को पहले तो सबसे पहले तो लाइक करो और फिर सब्सक्राइब करो और शेयर करो। ठीक है, और अपना कमेंट में लिखो और इस वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लो।